नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे नेम्स एंड प्लेसेस से संबंधित। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु की सरकार ने फैसला लिया है 1018 जो सिटीज़ हैं उनके नाम को बदल दिया जाए। क्या है ये पूरा मामला डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट पॉइंट्स से संबंधित है। वैसे देखो, कल भी हमने ये इशू डिस्कस किया था, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम से संबंधित था। इसमें कुछ अलग पॉइंट्स हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का जुडिशल रिफॉर्म्स से संबंधित। और सबसे लास्ट में एक टॉपिक आज हम रिवाइज करेंगे मेंस का, गवर्नेंस का, प्रेशर ग्रुप्स से संबंधित। प्रेशर ग्रुप से संबंधित टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हैंडल कर सकोगे। ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेम्स एंड प्लेसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2 साल पहले की ये बात है। तमिलनाडु की सरकार को ये लगा तमिलनाडु में बहुत सारी सिटीज़ का जो नाम है वो तमिल में नहीं है, या तो वो इंग्लिश में है या फिर संस्कृत में है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में लंबे समय तक रूल किया था, तो उन्होंने कई सारी सिटीज़ का नाम रखा और वो इंग्लिश में रखा। वो नाम आज भी चलता आ रहा है। बट 2 साल पहले तमिलनाडु की सरकार ने ये डिसाइड किया, हम ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उनका नाम चेंज करके तमिल में रखेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ तमिलनाडु की सरकार ने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और अपने एक मिनिस्टर फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कल्चर के पंड्याराजन, इनकी अध्यक्षता में भी कमेटी गठित की। इन कमेटीज को काम दिया गया, आप ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जिनका नाम बदलना है, तमिल में रखना है, और नाम भी सजेस्ट कीजिए क्या नाम रखा जा सकता है तमिल में बदलकर। 2 सालों तक ये कमेटीज काम करती रही। इन्होंने ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जिनका नाम अभी इंग्लिश में है या फिर संस्कृत में है, और ये भी सजेस्ट किया कि उनका नाम चेंज करके तमिल में क्या रखा जा सकता है। आखिरकार 1 अप्रैल 2020 को ऐसी 1018 सिटीज़ का नाम बदलने के लिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। अब इसके बाद तमिलनाडु में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को हैंडल करता है, इस डिपार्टमेंट की और लोकल लेवल पे रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होगी कि नाम बदलने की इस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट किया जाए। अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करें कि तमिलनाडु में कुछ सिटीज़ के अब नए नाम कैसे होंगे, आप ये देखिए। कोयम्बटूर, जो काफ़ी फेमस सिटी है, कोयम्बटूर का नया नाम होगा कोयम्पुथुर। ये देखो, कोयम्पुथुर। वेल्लोर का नया नाम होगा विल्लूर। शिवगंगा का नया नाम होगा शिवगंगई। तिरुमाला का नया नाम होगा थिरुमाला। श्रीरंगम और श्रीविल्लीपुट्टूर, ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की साइट्स हैं, इनके नए नाम होंगे। श्रीरंगम का नया नाम होगा थिरुवरंगम और श्रीविल्लीपुट्टूर का नया नाम होगा थिरुविल्लीपुत्थुर। ये तो हमने बात की इंफॉर्मेशन की। अब मुद्दे की बात करते हैं, एनालाइज करते हैं इस इश्यू को। देखो, नाम बदलने के पक्ष में कुछ ही आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं नाम बदलने के पक्ष में वो इस प्रकार से हैं, हर एक राज्य को अधिकार है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का। हर एक राज्य को अधिकार है कि अपने राज्य के लोगों को वो अवेयर करें अपनी लोकल भाषा के बारे में और अपने कल्चर के बारे में। और उसी दिशा में जो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा काम किया गया है वो सही है। लेकिन देखो, इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, अभी देखो कोविड-19 की महामारी चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है और सिटीज़ का जो नाम चेंज किया जाएगा ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है बल्कि बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस भी है।
तो इसे अवॉइड किया जा सकता था। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते हैं कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने इस महामारी की सिचुएशन में ऐसा फैसला लिया है। मतलब काम तो पहले ही चल रहा था, लेकिन इसे डिले किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, कई सारे लोगों का यह कहना है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। नाम भी अगर आपने बदला गया है तो कम से कम आप जनता से तो कंसल्ट करते कि बदल के नाम रखना क्या है। तो काफ़ी सारे लोगों की ये भी शिकायतें हैं, जो बदला हुआ नाम है वो जनता की एस्पायरेशंस के हिसाब से नहीं है। कई सारे लोगों का ये भी मानना है नाम बदलने में कल्चरल और सोशल सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो जनता में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी लंबे समय तक नए नामों को लेके। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आर्टिकल में ये दिया जाता है, देखो अगर बाकी स्टेट्स भी ऐसा करने लगें तो देश की यूनिटी को भी खतरा पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति टेम्पल है, ये तिरुपति जो नाम है ये तमिल नाम है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तमिल नाम है, इसको हम तेलुगु नाम दे देते हैं। यही तो हमारे देश की ब्यूटी है, यही एक चीज़ है जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोती है, यूनिफाई करती है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो पहली बार तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा नहीं किया है। 1969 तक तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था। उस समय चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था और कैपिटल के नाम पे ही तमिलनाडु स्टेट का नाम भी मद्रास ही हुआ करता था। लेकिन 1969 के बाद नाम चेंज हो गया तमिलनाडु, और कैपिटल का नाम भी चेंज कर दिया गया, मद्रास से बदल के रख दिया गया चेन्नई। इवन कई सारे अलग अलग स्टेट्स भी नाम बदलने में विश्वास रखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने काफ़ी सारी सिटीज़ का नाम चेंज कर दिया है। असल में स्टेट गवर्नमेंट्स को रियल इश्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रियल गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। नेम्स एंड प्लेसेस के बारे में चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेंट किया गया था कि बार के जो लोग हैं यानी वकील जो हैं बहुत बार जुडिशरी की डिग्निटी को कम करने का काम करते हैं, कोर्ट के अगेंस्ट बोल के, जजेस के अगेंस्ट बोल के। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा यह बोला जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो जुडिशरी के अंदर है, जुडिशरी के बाहर नहीं है। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, देखो जुडिशरी में जनता का विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जुडिशरी में जनता का विश्वास कम होने लगता है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है, और पिछले कुछ समय में ऐसा ही हुआ है। कुछ इश्यूज की तरफ राइटर के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। आज देखो सुप्रीम कोर्ट एक आवाज में नहीं बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी बेंचेस बैठती हैं, 2 या फिर 2 से अधिक जजेस की, और वो बेंचेस अलग अलग आवाज़ में बोलते हैं। सिमिलर कानून पर, मतलब कानून एक ही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस के द्वारा अलग अलग व्यूज़ रखे जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है एक्यूज को बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि केस सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच के पास गया है। क्योंकि एक परसेप्शन सी बन चुकी है, पर्टिकुलर जज जो है वो अपनी सोच में लिबरल है, वो बेल दे देता है, लेकिन उस बेंच के पास केस जाएगा तो वो बेंच बेल नहीं देगी, और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट इश्यू मैटर लिस्टिंग से संबंधित है। काफ़ी बार देखो ऐसा होता है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनका अगर छोटा मैटर हो तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्जेंट हियरिंग दे दी जाती है, मतलब जल्दी से उनके छोटे इश्यूज की सुनवाई भी हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ दूसरे लोग, उनके लिए केस लाइफ और डेथ से संबंधित होता है, बट उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो पाती और उनको दर दर भटकना पड़ता है अपने केसेस की सुनवाई के लिए। और दूसरी तरफ कई सारे लोगों के लिए जो कोर्ट्स हैं वो रात में खुल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीजर से संबंधित है। देखो ये वेल सेटल्ड प्रोसीजर है कि जो हेबियस कॉर्पस पिटीशंस होती हैं उन पर सुनवाई होगी अगले दिन, मतलब आज हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई तो उस पर सुनवाई होगी कल। लेकिन राइटर कहते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स डिटेन कर लिए जाते हैं, बट उनसे संबंधित हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्दी से सुनवाई नहीं की जाती। और आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रेंड को फॉलो किया जाने लगा है। सरकार से कोई चीज़ मांगी जाती है, आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए सील्ड कवर में, जैसे जनता के सामने वो डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है पिछले कुछ समय में। कुछ और पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे देखो जजेस की ट्रांसफ़र पर और जजेस के प्रमोशन पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। और ये सवाल बाहर के लोगों ने नहीं उठाए, इवन देखो रिटायर्ड जजेस ने भी उठाए हैं, सर्विंग जजेस ने भी उठाए हैं। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में चीफ जस्टिस को छोड़ के 4 सीनियर मोस्ट जज मीडिया के सामने आए थे। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। उस समय 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पर, या फिर यूं कहें उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की फंक्शनिंग पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। तो ये कहना कि वकील सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, इससे डिग्निटी कम होती है, ये गलत है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल है, जुडिशरी की खुद की फंक्शनिंग में है, ना कि बाहर है। लास्ट में एक और रिसेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो जब माइग्रेंट वर्कर्स का मास माइग्रेशन हुआ तो उस समय पहली स्टेज में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी इस इशू पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया, अब सड़कों पर कोई भी माइग्रेंट वर्कर नहीं है। और ऑन द फेस वैल्यू सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस बात को स्वीकार कर लिया, जबकि देखो वो बात झूठ थी। सुप्रीम कोर्ट को सीरियस संज्ञान लेना चाहिए था इस इशू पर। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। राइटर कहते हैं जब देखो वकीलों ने या फिर दूसरे लोगों ने जुडिशरी का क्रिटिसिज्म किया, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म किया, तो मकसद ये था सुप्रीम कोर्ट को ध्यान दिलाया जाए उनकी पावर्स के बारे में कि आप इन इश्यूज के बारे में रिस्पॉन्ड कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को एक सर्कुलर जारी किया कि क्योंकि फाइनल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हो पाए हैं तो आप स्वयं जो पोर्टल है इस पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रेटिंग्स दे दीजिए, क्रेडिट्स दे दीजिए। तो इसी के अगेंस्ट राइटर बोलते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये स्वयं जो पोर्टल है इस पर काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं और ये पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया था हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने के लिए। बट देखो क्लासरूम में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसे स्वयं पोर्टल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अपनी इस बात के पक्ष में राइटर के द्वारा काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होता है? ट्रेन हेल्थ प्रोफेशनल्स जो डिलीवरी के दौरान बच्चे की जन्म में मदद करते हैं। उसी प्रकार से जो टीचर होता है वो इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ का काम करता है। वो स्टूडेंट्स में आइडियाज़ का जन्म करवाता है। स्टूडेंट्स सीखते हैं नए नए आइडियाज़ के बारे में और खुद से वो क्वेश्चन करना सीखते हैं, तभी तो इनोवेशन आ पाती है। इवन टीचर्स भी स्टूडेंट से काफ़ी कुछ सीखते हैं। लेकिन देखो स्वयं पोर्टल में तो कोर्सेज रखे हुए हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंफॉर्मेशन कंजम्पशन होती है स्वयं पोर्टल से, जबकि फिजिकल क्लासरूम में बहुत कुछ होता है। फिजिकल क्लासरूम्स में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, सोशल एंजाइटी दूर होती है, स्टेज फियर दूर होता है, डिस्क्रिमिनेशन दूर होता है, डायलॉग होती है, डिबेट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, फ्रेंडशिप बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल क्लासरूम्स में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं स्वयं पोर्टल में इंजीनियरिंग, मेडिकल इनसे संबंधित कोर्सेज तो हैं ही नहीं। शायद इसलिए सरकार को लगा होगा इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए लेबोरेटरीज की आवश्यकता है, एक्सपेरिमेंट्स करने की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वयं पोर्टल पर लेबोरेटरीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती। राइटर कहते हैं सरकार ने जैसे मान लिया जो ह्यूमैनिटीज से संबंधित कोर्सेज हैं, सोशल साइंस से संबंधित जो कोर्सेज हैं उनमें लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं होती। राइटर कहते हैं देखो क्लासरूम ही तो लेबोरेटरी है। क्लासरूम में आइडियाज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो सरकार यूँ ना माने कि ह्यूमैनिटीज़ की जो क्लासेस हैं वो टोटली थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं और किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होती। आइडियाज़, ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इन सब की टेस्टिंग होती है और इसके लिए क्लासरूम की आवश्यकता है। लास्ट में राइटर के द्वारा ये भी बोला जाता है देखो लेक्चर्स का इवेल्यूएशन भी अच्छे से नहीं होता।
ऑनलाइन एजुकेशन में तो क्या होता है, जो लेक्चर बिना बफरिंग के जल्दी से स्ट्रीम हो जाता है स्मूथली, तो वो अच्छा लेक्चर है। देखो, ऑलरेडी हमारे देश में बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारी एजुकेशन डिग्रीज तक सीमित रह गई है, लर्निंग आउटकम काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर निकलते हैं उनकी नौकरी नहीं लग पाती, वो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। तो आवश्यकता ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तब तक तो ठीक है जब तक ये महामारी है, लेकिन इसके बाद इसे फर्दर ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि असली एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, पास होना नहीं है, बहुत कुछ है। हम कोविड-19 की कर्व को फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन एजुकेशन चलती रही तो इससे लर्निंग जो आउटकम है ये कर्व फ्लैट हो जाएगी, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या है। देखो, प्रेशर ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट होता है यूएसए में। आप सिंपली कह सकते हो प्रेशर ग्रुप एक प्रकार से ग्रुप है लोगों का जो अपने आप को एक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकें, कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। फिर से बोलता हूँ, प्रेशर ग्रुप एक प्रकार से ग्रुप है लोगों का जो अपने आप को एक्टिवली ऑर्गेनाइज करता है ताकि अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकें, कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हो प्रेशर ग्रुप एक प्रकार से ग्रुप है लाइक माइंडेड लोगों का। वो लोग जिनकी एक प्रकार की सोच है वो एक साथ आते हैं उस इशू के लिए जिसके बारे में उनको लगता है कि हाँ ये इशू सही है या फिर ये इशू गलत है। फॉर एग्जाम्पल, किसानों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए प्रेशर ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन या फिर ऑल इंडिया किसान सभा। बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए प्रेशर ग्रुप है फिकी। तो कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए लोग ग्रुप बनाते हैं, अपने आप को एक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है प्रेशर ग्रुप। और ज़्यादा डिटेल से बात करें, प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, सरकार पे एक प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सरकार को प्रेशराइज करते हैं, या फिर डिसीजन मेकर्स जो भी लोग डिसीजन करते हैं उनको प्रेशराइज करते हैं अपने हित में फैसला करने के लिए। जैसे भारतीय किसान यूनियन क्या करती है, भारतीय किसान यूनियन प्रोटेस्ट की सहायता से या फिर दूसरे तरीकों से पिटीशन देके सरकार से गुहार लगाती है किसानों के हक में फैसले करे, किसानों के हक में वो पॉलिसी बनाए। उसी प्रकार से बजट से पहले फिकी या फिर दूसरे जो बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सरकार से मिलते हैं ताकि यूनियन बजट में सरकार ऐसे प्रोविजंस करे जिससे बिजनेसमैन को फायदा हो। तो प्रेशर ग्रुप्स एक प्रकार से कम्युनिकेशन लिंक का काम करते हैं किस किस के बीच में, एक तरफ प्रेशर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के बीच में या फिर पॉलिसी मेकर्स के बीच में। फिर से बोलता हूं, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो कम्युनिकेशन लिंक का काम करते हैं किस किस के बीच में, एक तरफ प्रेशर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, दूसरी तरफ गवर्नमेंट या फिर जो लोग डिसीजन कर रहे हैं, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उन लोगों के बीच में। और प्रेशर ग्रुप्स देखो स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर स्पेसिफिक इशू से संबंधित होते हैं, जैसे बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स, लेबर से संबंधित प्रेशर ग्रुप्स, फार्मर से संबंधित प्रेशर ग्रुप्स। उनका जो एक्टिविटीज या फिर उनका जो एजेंडा होता है मेनली यही होता है सरकार को प्रेशराइज करके किसी न किसी प्रकार से अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड किया जाए, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। काफ़ी बार देखो डिफरेंस पूछ लिया जाता है प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो एक बड़ी टर्म है। मान लीजिए ये इंटरेस्ट ग्रुप है तो इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर प्रेशर ग्रुप भी आता है, इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर लॉबिंग ग्रुप भी आता है। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो हर एक प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप तो है, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप का सर्कल बड़ा है और बड़े सर्कल के अंदर आता है प्रेशर ग्रुप, लेकिन हर एक इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप नहीं है। डिफरेंस देखो इस प्रकार से है, इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रेशर ग्रुप स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, समाज में बहुत से लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं वो आके ग्रुप बनाते हैं, उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, बस उनका कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने ग्रुप बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, रजनीकांत के फैन हैं, रजनीकांत के फैन एक साथ आए, उन्होंने ग्रुप बना लिया, वो इंटरेस्ट ग्रुप है। फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट को किसी चीज को लेकर प्रेशराइज करने का, वो बात अलग है। कल को देखो रजनीकांत के साथ कुछ बुरा होता है
तो वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने मिलकर सिर्फ एक ग्रुप इस्टेब्लिश किया है। रजनीकांत के फैंस हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, वो एक साथ आए हैं, तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप है। तो इंटरेस्ट ग्रुप देखो पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। रजनीकांत के साथ कुछ गलत होता है तो वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, अदरवाइज उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का। जबकि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनका मेन काम ही ये होता है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना। जैसे किसान यूनियन है, बिजनेस ग्रुप्स हैं, इनका मेन काम ही है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना और अपने हित की पॉलिसीज बनवाना। तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो देखो प्रेशर फोकस्ड होते हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जबकि इंटरेस्ट ग्रुप कर भी सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं भी कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स अपने एटीट्यूड में थोड़े कठोर होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप अपने आउटलुक में सॉफ्टर होते हैं। मतलब इनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह या फिर हार्ड बार्गेनिंग गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं की जाती है। प्रेशर ग्रुप के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है वो अपने एटीट्यूड में थोड़े एग्रेसिव होते हैं, हार्शर होते हैं। लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का। देखो इंटरेस्ट ग्रुप्स मोर और लेस प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। अगर आवश्यकता पड़ेगी तभी वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक्टिवली अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। रजनीकांत के फैंस हैं, उनका इंटरेस्ट ग्रुप है, आवश्यकता पड़ेगी तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो अपने इंटरेस्ट को लगातार प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लगातार उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आवश्यकता पड़ने पे बस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जबकि प्रेशर ग्रुप ना सिर्फ प्रोटेक्टिव होते हैं बल्कि प्रमोटिव भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स लगातार अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये किसान यूनियन है, लगातार ये गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाते रहती हैं कि आप ये कीजिए, आप एमएसपी को बढ़ाइए लगातार। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ गलत होने पे, वो प्रमोट भी कर रहे हैं किसानों के इंटरेस्ट को कंटिन्यूअस बेसिस पे। ये हमने डिफरेंस जाना इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप के बीच में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में। प्रेशर ग्रुप्स देखो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कोज और प्रमोशनल ग्रुप्स, दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट और सेक्शनल ग्रुप्स, तीसरे नंबर पे इनसाइडर ग्रुप्स और चौथे नंबर पे आउटसाइडर ग्रुप्स। देखो जो प्रमोशनल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी मेंबरशिप सभी के लिए ओपन होती है। जैसे इन्वायरमेंट से संबंधित कोई प्रेशर ग्रुप है, अर्थ को कंजर्व करने से संबंधित कोई प्रेशर ग्रुप है, किसी वाइल्ड एनिमल को कंजर्व करने से संबंधित कोई प्रेशर ग्रुप है, तो उस प्रेशर ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन होती है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ बात करें इंटरेस्ट और सेक्शनल ग्रुप्स की, इन प्रेशर ग्रुप्स की जो मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिर्फ जर्नलिस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेशर ग्रुप को। तो ये एक टाइप है इंटरेस्ट और सेक्शनल प्रेशर ग्रुप का। नेक्स्ट देखो इनसाइडर ग्रुप्स। इनसाइडर ग्रुप्स देखो वो ग्रुप्स हैं जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट कानून बनाने से पहले ऐसे ग्रुप से कंसल्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल फिकी है या फिर एसोकैम है, इनके साथ गवर्नमेंट पहले कंसल्ट करती हैं कानून बनाने से पहले। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनके गवर्नमेंट के साथ लिंक होते हैं। और सबसे लास्ट में आउटसाइडर ग्रुप्स। आउटसाइडर ग्रुप्स देखो वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो काफ़ी बार ऐसा एक्शन लेते हैं जिनको गवर्नमेंट डिसअप्रूव करती है, मतलब गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस को पसंद नहीं करती। फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस काफ़ी बार सिविल डिसोबीडियंस को प्रमोट करती है या फिर ऐसे काम करती है जिससे पब्लिसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अपने काम को वो प्रमोट करने की दिशा में लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स को कहा जाता है आउटसाइडर ग्रुप्स। देखो ये एक क्लासिफिकेशन है, वैसे एक और क्लासिफिकेशन भी होती है प्रेशर ग्रुप्स की। जैसे सबसे पहले सोशल और आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स, नोट डाउन कर लीजिए, ये अलग से क्लासिफिकेशन है। सोशल या फिर आइडेंटिटी बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स, जैसे देखो आरएसएस या वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब एग्जाम्पल हैं सोशल या फिर आइडेंटिटी बेस्ड प्रेशर ग्रुप के। दूसरे नंबर पे है एसोसिएशनल या फिर प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप। एसोसिएशनल या फिर प्रोफेशनल, इसमें आपको पता है कौन से प्रेशर ग्रुप्स आएंगे। एसोसिएशनल या फिर प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप्स में जैसे ट्रेड यूनियन, बार काउंसिल, फिकी, ये सब प्रेशर ग्रुप्स आएंगे। तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप में कौन आएगा?
देखो गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे आईएएस लॉबी या फिर आईपीएस लॉबी, जो गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, इसलिए अपने इंटरेस्ट को बहुत ही इफेक्टिव रूप से प्रमोट कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप जो हैं वो तीसरे टाइप के प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी। चौथे टाइप के प्रेशर ग्रुप हैं एडहॉक ग्रुप। ये देखो कुछ समय के लिए बनते हैं, बाद में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब कोई मूवमेंट होती है वो एकदम से बन जाते हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2012 में एक बड़ा करप्शन के खिलाफ आपको याद होगा मूवमेंट चली थी, तो उस समय प्रेशर ग्रुप ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये एडहॉक है, लगातार काम नहीं करते रहते, एकदम से कुछ होता है, एज ए रिएक्शन प्रेशर ग्रुप बन जाता है, बाद में डिसॉल्व हो जाता है या फिर बाद में ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये अलग से एक क्लासिफिकेशन है प्रेशर ग्रुप्स की। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन से 4 प्रेशर ग्रुप्स हैं? सबसे पहले सोशल या फिर आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स, दूसरे नंबर पे एसोसिएशनल या फिर प्रोफेशनल ग्रुप्स, तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स और चौथे नंबर पे एडहॉक ग्रुप्स। तो इस प्रकार से हमने प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में जाना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेशर ग्रुप के नेचर के बारे में। देखो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा प्रेशर ग्रुप का, उतना ही ज़्यादा प्रेशराइज कर सकेगा वो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकेगा और प्रमोट कर सकेगा। दूसरे नंबर पे सोशल कंपोजिशन। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने ज़्यादा एमिनेंट पर्सन शामिल होंगे किसी प्रेशर ग्रुप में, वो प्रेशर ग्रुप, उस प्रेशर ग्रुप का जो स्टेटस है वो ज़्यादा बड़ा होगा सोसाइटी में। वो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेशराइज कर सकेगा। नॉलेज, अगर देखो किसी प्रेशर ग्रुप के पास पूरी टीम है रिसर्च करने की, जो गवर्नमेंट को पूरे के पूरे आंकड़े प्रोवाइड कर सकती है, फैक्ट्स बता सकती है रिसर्च बेसिस पे, तो उस प्रेशर ग्रुप की सुनवाई गवर्नमेंट करेगी। अगर कोई प्रेशर ग्रुप हवा में बात कर रही है तो थोड़ा जो अप्रोच है वो ढीली ढाली हो जाती है। इसलिए नॉलेज भी मैटर करती है, किस प्रेशर ग्रुप के पास कितनी नॉलेज है, कितना वो रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे कितने बेहतर ढंग से गवर्नमेंट को फैक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। सबसे लास्ट में स्टेटस, ऑलमोस्ट दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता है ये पॉइंट। ये मैटर करता है प्रेशर ग्रुप के अंदर शामिल कौन लोग हैं। अब देखो, एक तो बड़े बड़े वकील मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं और वो पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो डेफिनेटली उस पिटीशन की वैल्यू होगी। गवर्नमेंट भी उस इशू पे विचार करेगी क्योंकि बड़े बड़े वकील शामिल हैं उस ग्रुप में जिसने पिटीशन दी है गवर्नमेंट को। लेकिन देखो दूसरी तरफ गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाया, इशू को उठाना स्टार्ट किया, तो वो प्रेशर ग्रुप शायद इनिशियल स्टेज में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित नहीं हो सकेगा। तो मैटर करता है प्रेशर ग्रुप के अंदर कौन से लोग शामिल हैं, क्या उनका स्टेटस हाई है सोसाइटी में। अगर हाई है तो उनकी बात को जल्दी सुना जाएगा, वो बेहतर ढंग से गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकेंगे, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप के फंक्शंस के बारे में। काम क्या होता है प्रेशर ग्रुप का? फंक्शंस देखो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे सिटीजन्स को एजुकेट करना किसी स्पेसिफिक इशू के बारे में। प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन मान लीजिए आज इलेक्शन हो गए, 10 फरवरी को नई सरकार बनी और अगली सरकार कब बनेगी? 10 फरवरी 2024 को। तो आप एक बात बताइए, कुछ ऐसे सेक्शंस समाज के जिनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो क्या वो 5 साल तक इंतजार करते रहेंगे कि कब अगला इलेक्शन आएगा, कब हम पॉलिटिशियंस को जाके बोलेंगे कि आपने हमारा काम नहीं करवाया? बीच में भी तो कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए ना, बीच में कोई ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो उन सेक्शंस के आवाज को पहुंचा सके गवर्नमेंट के पास इलेक्शन टाइम के बीच में। मतलब इलेक्शन तो 5 साल बाद आते हैं, बीच में भी तो कोई ऐसी ग्रुप होनी चाहिए ना जो सभी सेक्शंस की आवाज को जनता तक पहुंचा सके, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके कि भैया आप हमारे सुनो। तो इस दिशा में प्रेशर ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, देश की डाइवर्सिटी को, देश के प्लूरलिज्म को और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से इशू को टच नहीं करती, तो प्रेशर ग्रुप्स उन इश्यूज को टच कर सकते हैं। आप रिजर्वेशन का इशू मान लीजिए, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स ऐसे हैं जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मतलब कहने का एसेंस ये है, पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे इशू को टच नहीं कर पाती वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स उन इश्यूज को आसानी से टच कर लेते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, प्रेशर ग्रुप्स एक प्रकार से प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, लोग अपनी समस्याओं को एड्रेस करवाने के लिए प्रेशर ग्रुप्स को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रेशर ग्रुप्स देखो
उन माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बार पार्लियामेंट में हो नहीं पाती। जैसे मुस्लिम्स से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम है। वुमेन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रेशर ग्रुप हैं, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में कम रहती है। तो आप तो आप कह सकते हो प्रेशर ग्रुप्स उन माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करते हैं। देखो सिविल सर्विसेज, लेजिस्लेचर, ये सब ओवरबर्डन रहते हैं, तो इनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता किसी चीज़ पर रिसर्च करने का। तो प्रेशर ग्रुप्स तो चूंकि इशू ओरिएंटेड होते हैं तो उनके पास ज़्यादा समय होता है, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। पब्लिक में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं प्रेशर ग्रुप। जैसे पीआरएस हैं, पीआरएस किसी बिल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं और इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर ग्रुप्स हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को प्रमोट करते हैं, यानी ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है वो इंपावर्ड महसूस करें, ये इंश्योर करते हैं प्रेशर ग्रुप। और प्रेशर ग्रुप पब्लिक पॉलिसी में जो बदलाव आते हैं उनको भी इंप्लीमेंट करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये सारे फंक्शंस आप लिख सकते हो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेशर ग्रुप्स के फंक्शन क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा मेथड्स क्या अपनाए जाते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, मतलब किस प्रकार से वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले देखो इलेक्शनरिंग। इलेक्शनरिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने ये इंश्योर कर लिया, ऐसे लोग अगर जनता के द्वारा चुने जाते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद, तो फिर बाद में वो कानून बनाएंगे आपके हितों के लिए। तो ये एक मेथड है इलेक्शनरिंग, मतलब आप उन लोगों को सपोर्ट करो इलेक्शंस में जो आपके इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं अगर वो विधायक या फिर एमपी बन जाते हैं। समझ गए, ये एक तरीका है कि आप सपोर्ट करो, समर्थन दो उन लोगों को जो आपके इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं चुने जाने के बाद। नेक्स्ट है लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है, आप पब्लिक ऑफिशियल्स को परस्यूड करते हो, आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो पब्लिक ऑफिशियल्स को ताकि वो आपके हितों की यानी ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिससे आपके इंटरेस्ट सर्व होते हों। तो लॉबिंग एक प्रकार से क्या होता है, परस्यूडिंग पब्लिक ऑफिसर्स, मतलब पब्लिक ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करना, उनको कन्विंस करना कि आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाइए, ये पॉलिसी सही है। तो इस प्रकार से आप अपनी बात मनवाते हो गवर्नमेंट से। तीसरे नंबर पे है प्रोपगेंडाइजिंग। इसमें पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे देखो भारतीय किसान यूनियन मान लीजिए, भारतीय किसान यूनियन क्या करती है, काफ़ी बार गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, लोगों को मोबिलाइज करके, लोगों की ओपिनियन को चेंज करके। लोगों की ओपिनियन चेंज होती है तो गवर्नमेंट को भी डर लगता है ना, रूलिंग पार्टी को लगता है अगर लोगों की ओपिनियन चेंज हुई तो वो कल को हमें वोट नहीं देंगे। तो लोगों की ओपिनियन को मोबिलाइज करना ये भी एक तरीका है जिससे प्रेशर ग्रुप्स अपनी बात मनवाते हैं। लॉबिंग के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, लॉबिंग का देखो सिंपल मतलब ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करना अपनी फेवरेबल पॉलिसी आउटकम के लिए। देखो एज सच लॉबिंग में कुछ गलत नहीं है, इवन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं फेवरेबल पॉलिसी आउटकम के लिए, फेवरेबल लॉज के लिए। तो लॉबिंग में कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत पता है क्या है, पेड लॉबिंग, मतलब पैसा देकर इन्फ्लुएंस करना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। काफी बार आपने देखा होगा एमपी को पैसे दिए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए पार्लियामेंट में, ये गलत चीज है। काफी बार एक्स ब्यूरोक्रेट यानी वो ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिंक्स होते हैं अभी भी पुराने सर्विंग पब्लिक ऑफिसर्स के साथ या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये भी गलत है। तो होना ये चाहिए जैसे यूएसए में होता है, यूएसए में लॉबिंग अलाउड है, लेकिन वहां पे लॉबिंग पूरी तरह से रेगुलेटेड है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, सबको पता है कि इस पर्सन ने फेवरेबल पॉलिसी आउटकम के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतना पैसा दिया या फिर किसी दूसरे को पैसा दिया, सब कुछ वहां पे ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन इंडिया में देखो 1962 में करप्शन को रोकने के लिए जो कमेटी आई थी, संथालन कमेटी, उस कमेटी ने कहा था कोई भी ऑफिसर किसी प्रकार की डीलिंग नहीं कर सकता लॉबिस्ट के साथ अगर वो लॉबिस्ट जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब अगर देखो कोई लॉबिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने उसे मान्यता दी है, तब तो वो डील कर सकता है
पब्लिक ऑफिसर के साथ, अदरवाइज कोई भी पब्लिक ऑफिसर ऐसे लोबिस्ट के साथ डील नहीं करेगा जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, गवर्नमेंट ने जिसको मान्यता नहीं दी है। तो ये हमने लॉबिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी। तो इस प्रकार से हमने बात की किस प्रकार से जो प्रेशर ग्रुप है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं। लॉबिंग, इलेक्शनरिंग, मेल लिखना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या फिर पब्लिक ऑफिसर्स को, लेटर लिखना, प्रोटेस्ट करना, पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना, मास मीडिया यानी मीडिया का इस्तेमाल करना, पिटीशन फाइल करना, ये सब चीज़ें, इनको आप मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कैटेगरी 3 ही हैं, मेथड काफ़ी हो सकते हैं। जैसे देखो, मीडिया का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? ये सब चीज़ें आएंगी पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने में। समझ गए? मतलब मेन 3 कैटेगरी हैं। ये 3 कैटेगरी, इलेक्शनरिंग, लॉबिंग और प्रोपगेंडाइजिंग, इन 3 कैटेगरीज में आप सभी प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स के मेथड्स को क्लासिफाई कर सकते हो। कैटेगरीज 3 हैं लेकिन मेथड्स काफ़ी सारे हैं और इन सारे मेथड्स को आप 3 कैटेगरीज में डाल सकते हो। अगर यूपीएससी ये पूछे कि प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा पावरफुल काफ़ी बार क्यों हो जाते हैं, तो ये 4-5 रीजन आप लिख सकते हो। मेंबरशिप काफ़ी बड़ी होती है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। मीडिया अटेंशन, मीडिया बहुत ज़्यादा इन पे फोकस करती है और काफ़ी बार तो गवर्नमेंट भी प्रेशर ग्रुप से हेल्प के लिए पूछती हैं। तो ये रीजन्स हैं जिसकी वजह से प्रेशर ग्रुप काफ़ी बार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इंडिया में हम प्रेशर ग्रुप के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, बिजनेस ग्रुप्स, फिकी, एसोचैम, AIMEO, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। उसके बाद ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, HMS, CITUC, भारत मजदूर संघ। एग्रेरियन ग्रुप्स की हम बात करें, ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, ABVP, AISF, NSUI। रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें, RSS, VHP, बजरंग दल, जमात इस्लामी। कास्ट ग्रुप्स की बात करें, हरिजन सेवक संघ, नादर कास्ट एसोसिएशन। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की हम बात करें, तमिल संघ, आंध्रा महासभा। ट्राइबल ग्रुप्स, NSCNTNU, यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल लीग ऑफ असम। प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात करें, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, IFWJ। सबसे लास्ट में AIFUCT। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ये उठता है, रोल क्या है प्रेशर ग्रुप्स का डेमोक्रेसी में? तो काइंड ऑफ जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे प्रेशर ग्रुप्स के, वही चीज़ फिर से रिपीट होती है। सारे पॉइंट्स एक बार समराइज हम कर लेते हैं। पॉलिटिकल आउटकम में इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रेशर ग्रुप्स। रिप्रेजेंटेशन उनका इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में। माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती। उनका अलग से एक सब सिस्टम है पॉलिटी के अंदर। प्रेशर ग्रुप्स के पास रिलेटिव ऑटोनमी होती है, उनका खुद का ऑपरेशनल लॉजिक होता है, मतलब अलग से ऑपरेट करने का उनका तरीका होता है। तो किसी इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता कि प्रेशर ग्रुप्स कैसे चलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद गवर्नमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो गवर्नमेंट बेहतर डिसीजन ले पाती है। डेमोक्रेटिक डेफिसिट को दूर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर देंगे तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट तो देखो अपने आप दूर होगा ना। वैसे 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन 5 साल के बीच में अगर कुछ लोगों को अपनी जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचानी हो, तो इस दिशा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं प्रेशर ग्रुप, और सेफ्टी वाल्व का भी काम करते हैं। अगर देखो प्रेशर ग्रुप ना हो तो लोग एकदम से सड़कों पर आ जाएं। प्रेशर ग्रुप होते हैं तो इसलिए वो लोगों के गुस्से को शांत करके रखते हैं। तो यूं भी कहा जाता है प्रेशर ग्रुप एक प्रकार से सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी बन के सड़कों पर नहीं आता है, लोग वायलेंट नहीं होते हैं। पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, और सरकार के और जनता के बीच में एक प्रकार से लिंकेज का काम करते हैं। मैकेनिज्म देते हैं जिसकी सहायता से लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो काइंड ऑफ पॉइंट्स सेम है लेकिन घुमा फिरा के बोला गया है। हाँ, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। लोगों को पता लगता है कि इशू आखिरकार है क्या। जैसे GM क्रॉप से संबंधित जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो जनता को बताते हैं, किसानों को बताते हैं GM क्रॉप का इशू है क्या, GM क्रॉप्स को आप इस्तेमाल करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो GM ग्रुप्स की वकालत करते हैं। प्रेशर ग्रुप देखो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक प्रकार से प्रोडक्ट हैं। काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको सरकार भूल जाती है, तो
उन इश्यूज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। सेफ्टी वाल का पॉइंट हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट की सर्विलेंस करते रहते हैं, जहां गवर्नेंस में कमी रह जाती है उस कमी को हाईलाइट करने का काम करते हैं प्रेशर ग्रुप। और सबसे लास्ट में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी जवाबदेही तय करते हैं वोटर्स के प्रति। ये काम है या फिर आप कह सकते हो रोल है प्रेशर ग्रुप्स का किसी भी डेमोक्रेसी में। अब नेक्स्ट देखो, काफ़ी बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम समझ लेते हैं प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। प्रेशर ग्रुप्स देखो प्राइमरीली यानी मुख्य रूप से पॉलिटिकल नहीं होते नेचर में। फॉर एग्जांपल आरएसएस देखो बीजेपी को सपोर्ट करती है, अदरवाइज आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज तो नेचर से पॉलिटिकल होती हैं, नाम में ही पॉलिटिकल है, आप देख सकते हो। दूसरा डिफरेंस, प्रेशर ग्रुप्स देखो डायरेक्ट पावर नहीं चाहती हैं, इनडायरेक्ट पावर चाहती हैं। जैसे आरएसएस आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ती है, आरएसएस डायरेक्ट पावर नहीं मांगती है जनता से, इनडायरेक्टली आरएसएस कोशिश करती है कि बीजेपी सत्ता में आए, और बाद में अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो अपने फेवर की पॉलिसी बनवाने की कोशिश की जाती है आरएसएस के द्वारा, लेकिन डायरेक्ट पावर नहीं मांगी जाती है आरएसएस के द्वारा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज देखो दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ती हैं और गवर्नमेंट भी फॉर्म करती हैं, यानी डायरेक्ट सत्ता में आना चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट तो वही है, प्रेशर ग्रुप्स इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं और बाद में इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं, और अगर नतीजा उनके पक्ष में आता है तो सरकार भी बनाती हैं। प्रेशर ग्रुप्स की कोई ज़रूरी नहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कुछ प्रेशर ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अटैच्ड होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बेसिक डिफरेंस जाना पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच से। लास्ट में अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेशर ग्रुप्स का क्रिटिसिज्म क्या है। अगर पूछ लेती है यूपीएससी प्रेशर ग्रुप्स का क्या क्रिटिसिज्म है, सबसे पहला क्रिटिसिज्म देखो ये है, वो सिर्फ पैरोकियल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। जैसे कुछ प्रेशर ग्रुप्स जीएम क्रॉप्स को बैन करने की मांग करते हैं, वो ये नहीं देखते कि जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारे देश की खतरे में आ जाएगी अगर समय के अनुसार हमने जीएम क्रॉप्स पे फोकस नहीं किया। वो सिर्फ एक ही इशू को पीछे पड़ जाते हैं, ब्रॉडर पिक्चर वो नहीं देखते। उनकी जो सोच होती है काफ़ी नैरो होती है, उन्हें ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप। काफ़ी बार देखो प्रेशर ग्रुप्स के अंदर शामिल जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता ताकि वो अपने इंटरेस्ट को आसानी से और इफेक्टिव तरीके से प्रमोट कर सकें। इसके बाद है लैक ऑफ ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस। देखो हम वैसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स की ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन काफ़ी बार आपने देखा होगा जो लेबर यूनियन है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होती है। इवन जो किसान यूनियन है, कोई ना कोई किसान यूनियन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होती है। इवन जो ये कल्चरल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल आरएसएस अटैच है बीजेपी से, उसी प्रकार से कुछ कल्चरल ग्रुप्स कांग्रेस से अटैच हैं। तो इनकी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रूप से इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म प्रेशर ग्रुप का होता है वेरिंग लाइफ स्पैन। देखो कुछ प्रेशर ग्रुप्स तो ऐसे हैं जो लगातार अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रुप्स, लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो आते हैं चले जाते हैं, उन्हें कोई याद भी नहीं रखता, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन लोगों को याद तो है 2011-12 में जब अन्ना हजारे की मूवमेंट चली थी, वो प्रेशर ग्रुप उस समय कितना एक्टिव हुआ था, लेकिन आज के समय में कोई एक्टिविटी आपने देखी हो इंडिया अगेंस्ट प्रेशर ग्रुप की? नहीं। उसके बाद देखो डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम। लगातार देखो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा हमारे देश में। आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक तो कोई दूसरी पार्टी सेंटर में सत्ता में आई ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि कोई प्रेशर ग्रुप उन्हें चलाए। जैसे आरोप लगता है कि आरएसएस बीजेपी को चलाती है, तो उस प्रकार से कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप चलाए। तो प्रेशर ग्रुप का कोई स्कोप ज़्यादा देखने को नहीं मिला शुरुआती ईयर्स में, आज़ादी के जो बाद शुरुआती वाले साल थे। उसके बाद अनस्टेबल प्रेशर ग्रुप्स देखो काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को चेंज करते रहते हैं समय के अनुसार। आज कोई प्रेशर ग्रुप किसी इशू पे बोल रहा है, कल को वही प्रेशर ग्रुप किसी दूसरे उसी के उल्टे दूसरे इशू पे बोलेगा। मतलब सिचुएशन को देखते हुए, फ़ायदा देखते हुए काफ़ी बार प्रेशर ग्रुप जो हैं वो अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं।
नेक्स्ट, इनइफेक्टिव फॉर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। जैसे देखो ट्रेड यूनियन जैसे जो प्रेशर ग्रुप हैं, कॉम्पिटेंट फंक्शनरीज की कमी है ऐसे प्रेशर ग्रुप्स में, तो इसलिए इफेक्टिव रूप से ये प्रेशर ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है यूज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। काफ़ी बार प्रेशर ग्रुप्स पे आरोप लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अपनाते हैं, जैसे स्ट्राइक्स, एजिटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, लॉकआउट्स। ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद लास्ट में है थ्रेट्स टू डेमोक्रेटिक सेटअप। प्रेशर ग्रुप की काफ़ी बार देखो टेंडेंसी ये होती है सड़कों पर पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करके सरकार को प्रेशराइज करना। तो ये तो देखो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट हो जाता है ना, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या फिर विधायकों को, वो डिसीजन लेंगे पार्लियामेंट में बैठ के जनता के लिए। सड़कों पर बैठ जाना, सरकार को एक प्रकार से फोर्स कर देना कि आप ये पॉलिसी पास करो अदरवाइज हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट है। सबसे लास्ट में मास वायलेंस। प्रेशर ग्रुप्स काफ़ी बार देखो वायलेंस में भी संलिप्त होते हैं, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में, 1967 में 4th जनरल इलेक्शन जब हुए थे वेस्ट बंगाल में, उसके बाद ये मूवमेंट इमर्ज होकर आई थी। शुरुआत में एज ए प्रेशर ग्रुप, बाद में इस मूवमेंट के बाद कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी लेफ्ट आइडियोलॉजी पे आधारित। तो मास वायलेंस में संलिप्त होना ये भी आरोप लगता है प्रेशर ग्रुप्स पे, ये भी प्रेशर ग्रुप्स का एक क्रिटिसिज्म है। तो इस प्रकार से हमने प्रेशर ग्रुप्स के क्रिटिसिज्म की बात की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।